हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के बारे में, है ना। डीआईसी के बारे में। तो डीआईसी का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? सबसे पहले हम डीआईसी का दूसरा नाम पढ़ेंगे। क्या होता है? थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर, है ना। क्या होता है? थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर मतलब इस पेशेंट में हमारे थ्रोम्बस भी बन रहे हैं और हमारे पेशेंट में क्या हो रहा है? ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो रही है ना। तो हमारे इस पेशेंट में थ्रोम्बस भी बन रहे हैं और क्या होता है? ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके रहते हमारे इस पेशेंट में हाई मोर्टेलिटी रेट होती है ना। मतलब इन पेशेंट्स का हमारा पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो इस थ्रोम्बो हेमोरेजिक मतलब हमारे पेशेंट में थ्रोम्बस बन रहे हैं, है ना। लिख लेते हैं सबसे पहले, थ्रोम्बस बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पेशेंट में ब्लीडिंग भी इंक्रीज है ना। तो हमारे पेशेंट में थ्रोम्बस क्यों बन रहे हो, ब्लीडिंग क्यों हो रही है? तो डीआईसी के पेशेंट में हमारा क्या होता है? किसी भी इटियोलॉजी के कारण हमारा क्या होता है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन हो जाती है ना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन हो जाती है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन के कारण हमारे पेशेंट में क्या होगा? थ्रोम्बस बन जाते हैं ना। और ये थ्रोम्बस हमारे कैसे होते हैं? प्लेटलेट्स और फाइब्रिन रिच होते हैं ना। प्लेटलेट्स और फाइब्रिन रिच थ्रोम्बस बन जाते हैं हमारे। प्लेटलेट्स और फाइब्रिन रिच थ्रोम्बस बन जाते हैं, ठीक है। इनके रहते हमारे पेशेंट में कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना। तो इसमें हमारा क्या होगा? जब हमारे पेशेंट में थ्रोम्बस बन गया है तो वहाँ से जब हमारी नॉर्मल आरबीसी पास करती है ना थ्रोम्बस के पास से, तो हमारा क्या देखने को मिलेगा? जो हमारी नॉर्मल आरबीसी की शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारे क्या देखने को मिलते हैं? शिस्टोसाइट्स देखने को मिलते हैं ना। क्या देखने को मिलते हैं? शिस्टियोसाइट्स देखने को मिलते हैं ना। अब हमारी बॉडी में क्या बन गया? थ्रोम्बस बन गया है। तो बॉडी हमारी क्या करना चाहती है? इन क्लोट्स को डिजोल्व करना चाहती है ना। ये जो हमारे थ्रोम्बस बने हैं इनको क्या करना चाहती है? डिजोल्व करना चाहती है। तो डिजोल्व करने के लिए हमारा क्या होता है? प्लाज्मिन का एक्टिवेशन कर देती है बॉडी, है ना। प्लाज्मिन का एक्टिवेशन हो जाता है। तो इस प्लाज्मिन के एक्टिवेशन की वजह से हमारा क्या होगा? पेशेंट में हमारी ब्लीडिंग इंक्रीज कर जाती है ना। पेशेंट में हमारा क्या होगा? ब्लीडिंग इंक्रीज कर जाती है ना। तो हमने देखा क्या बोला जाता है डीआईसी को? हमारा डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑल्सो कोल्ड क्या बोला जाता है? थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर। हमारे पेशेंट में थ्रोम्बस भी बन रहे हैं और ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो रही है ना। तो थ्रोम्बस क्यों बने हैं? क्योंकि हमारी बॉडी ने किसी भी इटियोलॉजी के कारण इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन हो जाती है। इस एक्टिवेशन की वजह से हमारा क्या होता है? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें हमारे देखने को मिलते हैं शिस्टियोसाइट्स, है ना। और बॉडी में ये जो थ्रोम्बस बने हैं इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? प्लाज्मिन का एक्टिवेशन करती है। तो प्लाज्मिन के एक्टिवेशन की वजह से हमारी पेशेंट में ब्लीडिंग की मैनिफेस्टेशन इंक्रीज हो जाती है ना। अब आप लोग बताओ मेरे को, मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डीआईसी, है ना। मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होता है डीआईसी का? तो मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारा डीआईसी का ऑब्स्टेट्रिक कोज होते हैं मेनली, है ना। कौन से होते हैं? ऑब्स्टेट्रिक कोज होते हैं मेनली। ऑब्स्टेट्रिक कोज में हमें मेनली दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमारा होता है एंटीपार्टम हेमरेज, है ना। एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज में हमारा बताओ क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज जैसे कि हमने पढ़ा एब्रप्शो प्लेसेंटा, है ना। एब्रप्शो प्लेसेंटा क्या होता है? एब्रप्शो प्लेसेंटा। तो जैसे कि हमारी जो प्लेसेंटा होती है वो हमारी सेपरेट कर जाती है डिलीवरी से पहले, है ना। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बिफोर डिलीवरी, तो इसको क्या बोला जाता है? एब्रप्शो प्लेसेंटा बोला जाता है। तो इसमें हमारे चांसेस होते हैं कि फीमेल हमारी किस में जा सकती है? डीआईसी में जा सकती है ना। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है ना। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो मदर के सर्कुलेशन में चला जाता है ना। तो मदर के सर्कुलेशन में चला जाएगा तो इसकी वजह से हमारी फीमेल को क्या क्या मैनिफेस्टेशन होगी? फेज़ 1 में जो हमारा होता है कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स कर जाता है ना। और दूसरे में हमारा क्या होता है? कंजप्टिव कोएगुलोपैथी, मतलब फीमेल हमारी डीआईसी में चली जाती है। और मोस्टली अगर हमारी फीमेल डीआईसी में चली जाती है ना तो मोर देन 50% पेशेंट्स की हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे पेशेंट में थ्रोम्बस भी बन रहे हैं और ब्लीडिंग भी हो रही है। मतलब डॉक्टर्स के इतने ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी इसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है ना। तो डीआईसी में हमारी मोर देन 50% फीमेल्स हमारी डाई कर जाती है। और अगर अगर कोई फीमेल बच भी जाती है ना तो उसमें हमारे क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखने को मिलते हैं ना। क्या देखने को मिलते हैं? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखने को मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, है ना। तो
मेनली जो हमारा डीआईसी होता है ये हमारा ऑब्स्टेट्रिक कोज हमारे इसलिए मेन होते हैं क्योंकि इनमें हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन हो जाती है ना। तो इसमें हमारा हो गया एंटीपार्टम हेमोरेज, जिसमें हमारा हो गया एब्रप्शो प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड हमारा सर्कुलेशन में चला गया मदर के। उसके बाद हमारा क्या होता है, दूसरे कोजेज बताओ, दूसरे कोजेज हमारे जो कि एसोसिएटेड होते हैं डीआईसी के साथ, है ना। तो हमारा कौन सा होता है, M3 वैरायटी ऑफ AML, है ना। M3 वैरायटी ऑफ AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। तो हमारी एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में जब हम वहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो होता है M0 से M7 तक होती है ना। तो उसमें से जो हमारी M3 वैरायटी होती है ना, M3 वैरायटी ये हमारी मोस्टली एसोसिएटेड होती है डीआईसी के साथ, है ना। तो हमारी डीआईसी के साथ मोस्टली कौन सी एसोसिएटेड होती है, M3 वैरायटी ऑफ द AML। उसके बाद हो गया हमारा तीसरे कोजेज, हम कौन सा याद रखेंगे, अगर हमारा कोई बर्न्स का पेशेंट है ना, या फिर हमारा कोई ट्रोमा की हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर हमारे किसी पेशेंट को सर्जरी हुई है, तो इनमें भी हमारा क्या देखने को मिल सकता है, डीआईसी देखने को मिल सकता है ना। तो दोबारा रिवीजन करेंगे एक बार, ईटियोलॉजी में मोस्ट कॉमन कोज हमारा ऑब्स्टेट्रिक कोज होते हैं, है ना। उसके बाद हमारा M3 वैरायटी ऑफ AML हो गया जो कि हमारा एसोसिएटेड होता है डीआईसी के साथ। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में बर्न्स या ट्रोमा या सर्जरी हुई है तो भी हमारा पेशेंट में डीआईसी हो सकता है ना। उसके बाद हो गया डायग्नोसिस, हम इस पेशेंट का कैसे बनाते हैं। डायग्नोसिस में आप बताओ मेरे को, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमारा क्या देखने को मिलता है ना। तो हमने पढ़ा इस पेशेंट को हमारा क्या है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। तो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारे क्या देखने को मिलते हैं, शिस्टियोसाइट्स देखने को मिलते हैं ना। क्या देखने को मिलते हैं, शिस्टियोसाइट्स। अभी देखेंगे कैसे होते हैं शिस्टियोसाइट्स। तो देखो ये रे शिस्टियोसाइट्स इस टाइप के दिखते हैं हमारे, है ना। तो इनको हमारा क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेड आरबीसी बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड आरबीसी, है ना। फ्रेगमेंटेड आरबीसी मतलब ये हमारे टूट जाते हैं जब ये हमारे थ्रोम्बस के पास से पास करते हैं, है ना। तो इनकी जो शेप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है थ्रोम्बस की वजह से, तो इसको क्या बोला जाता है, शिस्टियोसाइट्स बोला जाता है ना। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर जाता है, इन पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर जाता है ना। और उसके बाद जो हमारे कोएगुलेशन के टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ब्लीडिंग टाइम हमारे इस पेशेंट में इंक्रीज होता है ना। उसके बाद जो हमारा पीटी होता है ये भी हमारे पेशेंट में इंक्रीज होता है। उसके बाद हो गया एपीटीटी जो होता है ये भी हमारे इस पेशेंट में इंक्रीज कर जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इस पेशेंट में क्या होती है, इंक्रीज होती है डीआईसी के पेशेंट में, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी इंक्रीज होती है। तो दोबारा देखेंगे, ब्लड में हमारा हो गया माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना। इसमें हमारी देखने को मिलती है शिस्टियोसाइट्स। उसके बाद हो गया प्लेटलेट काउंट हमारे पेशेंट में डिक्रीज कर जाता है ना। ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट और एपीटीटी तीनों चीज़ें हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है ना। उसके बाद एक आंसर बताओ आप मेरे को कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट हमारा कौन सा होता है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डीआईसी, डीआईसी के लिए हमारा मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या होता है, तो हमारा होता है एफडीपी, है ना। क्या होता है, एफडीपी। एफडीपी के लेवल्स हमारे इंक्रीज होते हैं ना। तो एफडीपी को हमारा क्या बोला जाता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, है ना। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो हमारा एफडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डीआईसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोल सकते हैं या फिर हमारा बोल सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोल सकते हैं, है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया या फिर हमारा हो गया मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, है ना। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट बताओ आप लोग मेरे को कौन सा होता है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा रहने वाला है, ये हमारा होता है डी डाइमर, है ना। क्या होता है, डी डाइमर। तो डी डाइमर हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डीआईसी, है ना। उसके बाद हो गया हमारे इस पेशेंट में, आप मेरे को बताओ अगर हमारे पेशेंट को डीआईसी हुआ है ना, डीआईसी हुआ है तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इफेक्टिव होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इफेक्टिव हो जाता है, जो कि हमारा अफेक्ट हो जाता है डीआईसी में, कौन सा होता है, ये हमारा होता है डी से डीआईसी, है ना। डी से डीआईसी और डी से हमारा हो गया दिमाग, है ना। तो दिमाग हमारा सबसे पहले क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है अफेक्टेड हो जाता है ना। तो ब्रेन हमारा सबसे पहले अफेक्टेड ऑर्गन होता है इसमें ना, ब्रेन हमारा अफेक्टेड ऑर्गन होता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, है ना। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन होता है ये हमारा डीआईसी में। उसके बाद हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा ऑब्स्टेट्रिकोज है तो ऑब्स्टेट्रिकोजिस को ठीक करेंगे, तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी कोज को ट्रीट करेंगे ना, प्राइमरी कोज को ट्रीट करेंगे। बट प्राइमरी कोज को ट्रीट करने के साथ साथ हमारे इस पेशेंट में क्या दिया जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है ना। क्या दिया जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो याद रखेंगे बहुत बार पूछा जाता है कि डीआईसी के पेशेंट में हमारा क्या दिया जाता है,
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना। और इस पेशेंट का हमारा प्रोग्नोसिस कैसा होता है? प्रोग्नोसिस हमारे पेशेंट का कैसा होता है? पुअर होता है ना। प्रोग्नोसिस हमारा कैसा होता है? पुअर होता है, क्योंकि जिस पेशेंट को डीआईसी हो जाता है, मतलब मोर देन 30 मिनट्स के बाद, मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे इस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इतने सारे एफर्ट करने के बाद भी इस पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि हमारे इस पेशेंट में थ्रोम्बस भी बन जाते हैं और साथ साथ हमारी ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है ना। तो इसको बोला जाता है हमारा डीआईसी। तो हमारा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? डी से डीआईसी, डी से दिमाग, है ना। तो ब्रेन हमारा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। हमारे इसमें ब्लड स्मीयर में क्या देखने को मिलता है? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसको बोलेंगे शिस्टियोसाइट्स दिखते हैं ना। उसके बाद ब्लड ब्लड का जो हमारा टाइमिंग होता है, पीटी हो गया, एपीटीटी हो गया, ये हमारे सारे क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं ना। उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है? डी डाइमर होता है ना। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक छोटा सा है, तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक के बारे में मेनली जो हमारी मेन है ये याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।